केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक ईमानदार किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। गांव के लोग आदित्य को एक सच्चे और दयालु इंसान के रूप में जानते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और यही उसकी पहचान थी। आदित्य, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। चूल्हा जलाने में मुश्किल हो रही है। हाँ हाँ, और फूंको फूंको फूंको। अरे तुम्हारे फूंकने से आग जल जाए तो सबके घर में बिना लकड़ी के खाना बन जाए। अरे चिंता ना करो, मैं ले आऊंगा लकड़ियां काट के, ठीक है ना? परेशान मत हो, सुबह ही ले आऊंगा, ठीक है? राधा उसकी बात सुनकर सिर हिलाती है। आदित्य गांव के मुखिया के पास पहुंचता है। मुखिया चौपाल में बैठा हुआ है। राम राम मुखिया जी, राम राम। जंगल से लकड़ियां काटने चलोगे? अरे घर पर लकड़ियां खत्म हो गई हैं, चलें? हाँ भाई, चलो चलो, इसी बहाने जंगल की सैर भी हो जाएगी और लकड़ियां भी ले आएंगे। चलो चलो। दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में गांव के लोग आदित्य को नमस्कार करते हैं और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। जंगल के शांत वातावरण में आदित्य और मुखिया चलते हुए एक बड़े पेड़ के पास रुकते हैं। हाँ मुखिया जी, इस पेड़ की लकड़ियां अच्छी लगती हैं, क्या बोलते हैं, काटा जाए? मुखिया कुल्हाड़ी निकालता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े एक घायल शेर पर जाती है। अरे आदित्य, ये देखो, वहाँ एक शेर घायल पड़ा है। क्या? चलिए उसकी हालत देखते हैं कैसी है। अरे नहीं 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 नहीं, आदित्य, शेर घायल हो तो भी वो शेर ही होता है। हाँ, शेर कुछ भी कहो खतरनाक जानवर है, अगर उसने हमला कर दिया तो। मुखिया जी, एक तो बेचारा वो घायल है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। चलिए। मुखिया सहमते हुए पीछे हटता है, लेकिन आदित्य आगे बढ़कर शेर के पास पहुंचता है। शेर जमीन पर लेटा हुआ है, उसकी टांग से खून बह रहा है। आदित्य ने शेर के घाव को देखा, उसके दिल में दया उमड़ पड़ी। वो जानता था कि अगर आज उसने शेर की मदद नहीं की, तो उसकी ईमानदारी और दयालुता पर सवाल उठ सकता है। आदित्य ने ठान लिया कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी शेर की सहायता करेगा। अरे आदित्य आदित्य भाई, ये ठीक नहीं है। अरे शेर हमला कर सकता है। अरे घायल हुआ तो क्या हो गया, शेर है वो, शेर। हाँ हाँ, आप शांत रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। हर जीव को सहायता की जरूरत होती है और हमारा काम है कि कोशिश की जाए। कोशिश करके देखते हैं ना। आदित्य शेर के पास पहुंचकर उसका घाव देखने लगता है। आदित्य शेर के घाव को देखकर मिट्टी उठाने ही वाला होता है कि अचानक शेर इंसानी आवाज में बोलता है। मेरे घाव पर पास की मिट्टी मल दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। शेर को इंसानी भाषा में बोलते सुनकर आदित्य और मुखिया चौंक जाते हैं। दोनों घबराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। अरे अरे आदित्य, ये क्या हो रहा है? ये शेर भला इंसानी भाषा में कैसे बोल सकता है भैया? घबराओ मत, मैं एक मायावी शेर हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। आदित्य थोड़ा संयम रखते हुए शेर की बात सुनता है। अब तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा का पता बता सकता हूं जहां खजाने का असीमित भंडार है। वहां से तुम जो चाहे ले सकते हो और धनवान बन सकते हो। शेर की बात सुनकर आदित्य सोच में पड़ जाता है, लेकिन मुखिया घबराने लगता है। नहीं आदित्य, नहीं नहीं नहीं,
खतरा मोल मत लो, चलो यहाँ से वापस भाई चलते हैं। अरे मुखिया जी सोचो, अगर वो खजाना हमें मिल जाता है तो हम कई गरीब की मदद कर सकते हैं। अरे अपने गांव की जिंदगी बदल सकते हैं। सोचो, हमारे पूरे गांव का जीवन बदल सकता है। मुखिया डर के कारण पीछे हट जाता है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता भैया, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारा फैसला है, तुम चाहे जो करो, जैसा चाहे वैसा करो। मुखिया तेजी से वहाँ से चला जाता है। मुखिया के जाने के बाद आदित्य शेर की ओर मुड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बताओ, कनिष्क के जंगल तक मैं पहुंचूंगा कैसे? वो तो बहुत बड़ा है। तुम बस सीधे चलते जाना, वहां एक सुनहरी किरणों से चमकता तालाब मिलेगा। उसी तालाब के सामने तुम्हें एक गुफा दिखेगी। याद रखना, रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना। आदित्य सहमति में सिर हिलाता है। शेर के कहे अनुसार मिट्टी उठाकर उसके घाव पर मलता है। शेर धीरे धीरे गायब होने लगता है। तुम्हारी दयालुता तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगी। अब चलो, आगे बढ़ो और ध्यान रखना, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना, बढ़ते रहो। आदित्य शेर को गायब होते देखता है। वो कनिष्क के जंगल की ओर बढ़ने लगता है। घंटों चलने के बाद आदित्य एक चमकते हुए तालाब के पास पहुंचता है। तालाब से सुनहरी किरणें निकल रही होती हैं। उसके सामने एक विशाल गुफा नजर आती है। आदित्य ने पहली बार ऐसा अद्भुत दृश्य देखा था। सुनहरी तालाब और सामने खड़ी गुफा ने उसे चकित कर दिया। वो गुफा की ओर बढ़ गया। आदित्य गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा के भीतर चारों ओर सोना, चांदी, हीरो और जवाहरात का ढेर लगा हुआ है। हाँ, बाप रे, ये तो सपने जैसा है। जैसे ही आदित्य सोने को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, गुफा में रंग बिरंगी रोशनी फैल जाती है। एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है। रुक जाओ, ये खजाना मेरा है। मेरी अनुमति के बिना इसे कोई नहीं ले सकता। आदित्य चौंक कर पीछे हटता है। अब आप कौन हैं? और ये खजाना आपका कैसे है? मैं इस गुफा की रक्षक हूँ, लेकिन तुम्हें इसका पता किसने दिया? आदित्य स्त्री को पूरी घटना बताता है। स्त्री उसकी बात ध्यान से सुनती है और मुस्कुराती है। मैं समझ गई, तुम बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति हो। तुम्हारा चरित्र सचमुच प्रशंसनीय है। मैं तुम्हें ये खजाना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? खजाने के कुछ दिनों बाद तुम्हें ये हीरा केशव नगर के राजा विक्रम को भेंट करना होगा। आदित्य कुछ पल सोचता है और सिर हिलाते हुए सहमति देता है। ठीक है, मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ। तुम्हें जितना खजाना चाहिए यहाँ से ले जा सकते हो। ये कहकर सुंदर स्त्री रंग बिरंगी रोशनी के साथ गायब हो जाती है। आदित्य चारों ओर फैले खजाने को देखता है और उसे बटोरने लगता है। आदित्य अपने घर लौटता है। उसके पास बहुत सारा खजाना है। उसकी पत्नी राधा खजाना देखकर हैरान हो जाती है। इतना सारा खजाना ये कहाँ से लेकर आए हो? आदित्य राधा को पूरी घटना विस्तार से बताता है। राधा ध्यान से सुनती है और मुस्कुराती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये खजाना अब सिर्फ हमारा नहीं है। तुम्हें इस खजाने से गांव के बाकी जरूरतमंद लोगों की भी मदद करनी चाहिए। हाँ राधा, बिल्कुल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं इससे गांव के लोगों की भलाई करूंगा। आदित्य और राधा खजाने को संभालने लगते हैं। अगले दिन से आदित्य खजाने का उपयोग गांव के गरीबों की मदद के लिए करने लगा। आदित्य की दयालुता और ईमानदारी की गांव में चर्चा होने लगती है।
हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। उसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ने लगी। मुखिया घर पर बैठा अपनी पत्नी रुक्मणी से बात करता है। ये क्या हो रहा है? हाँ, आदित्य का इतना सम्मान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अगर उस दिन मैं भी उसके साथ चला जाता तो आज गांव में मेरी भी इज्जत होती। क्या करूं, क्या करूं? तुम्हें बस यही पछतावा रह गया है। तुम निकम्मे के निकम्मे ही रहोगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आदित्य इस गांव का मुखिया बन जाएगा और तुम केवल नाम के रह जाओगे। मुखिया अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। हाँ, सही समय का इंतजार करो। मैं आदित्य को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी सारी ईमानदारी और सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। अरे समझता क्या है, मुखिया हूँ गांव का मैं भी। मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है, जबकि रुक्मणी उसे गुस्से में देखती है। गांव का चौपाल, मुखिया और आदित्य एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। मुखिया जी, आपको एक बात बतानी थी। क्या बात है? बताओ आदित्य। जब मैं उस गुफा में गया था तो वहां एक सुंदर स्त्री मिली। उसने मुझे खजाने का पता बताया और जाते समय ये चमकदार हीरा दिया। उसने कहा था कि कुछ दिनों बाद ये हीरा राजा विक्रम को भेंट करना है। मुखिया चौंकता है, लेकिन अपनी ईर्ष्या छुपाने की कोशिश करता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। तुमने उसे राजा को देने की तैयारी कर ली है? हाँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि आपकी सलाह लेकर ही महल जाऊं। मुखिया अंदर ही अंदर जलने लगता है, लेकिन ऊपर से दोस्ताना व्यवहार दिखाता है। हाँ, तो देखो आदित्य, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अकेले ही चले जाओ, राजा खुश हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। आदित्य महल पहुंचता है। सैनिक उसे भीतर जाने देते हैं। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा है। बगल में रानी चंद्रलेखा और मंत्री चतुर सिंह मौजूद हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं एक किसान और व्यापारी हूं महाराज। मैं आपको एक अनमोल हीरा भेंट करने आया हूं। अच्छा, हीरा? ठीक है, पहले वो हीरा दिखाओ मुझे। आदित्य हीरा राजा विक्रम को देता है। राजा और रानी चंद्रलेखा दोनों हीरो को गौर से देखने लगते हैं। हीरा चमक रहा है और उसकी चमक में एक अजीब आकर्षण है। ये हीरा, ये तो वही है। हाँ, तुमने सही कहा चंद्रलेखा, ये तो वही हीरा है। मंत्री चतुर सिंह आगे आता है और गंभीरता से बोलता है। महाराज, ये तो वही शापित हीरा है। हाँ, लेकिन ये आदित्य के पास कैसे आया? राजा और रानी की भयभीत नजरें आदित्य की ओर उठती हैं। आदित्य घबरा जाता है। आदित्य, ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? महारानी, ये मुझे। इतना कहते ही हीरा अचानक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगता है। पूरा दरबार चकाचौंध हो जाता है। तभी एक तेज आवाज गूंजती है और राजा विक्रम अचानक गायब हो जाते हैं। राजा विक्रम के गायब होते ही दरबार में अफरा तफरी मच जाती है। रानी चंद्रलेखा और मंत्री चतुर सिंह दोनों हैरान थे। महाराज! सैनिकों, इसे बंदी बना लो, जल्दी करो, पकड़ो। सैनिक तुरंत आदित्य को पकड़ लेते हैं। आदित्य भयभीत है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हमें तुम्हारी निर्दोषता पर यकीन नहीं है। तुम्हारे पास यह शापित हीरा कैसे आया, बताओ।
आदित्य को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाता है। रानी चंद्रलेखा अपने आंसू पोंछते हुए महल के बाहर देखती है। महल की इस घटना की खबर जंगल की आग की तरह पूरे केशव नगर में फैल जाती है। लोग चौपाल पर चर्चा करने लगते हैं। अरे भैया, सुना है कि आदित्य ने राजा को एक शापित हीरा दिया जिससे राजा गायब हो गया। वाह भाई, क्या क्या होता है आजकल की दुनिया में। हाँ, और अब तो आदित्य को बंदी बना लिया गया है। बताओ भला। कुछ भी कहो, लेकिन आदित्य तो बहुत ही ईमानदार और दयावान था। उसने ऐसा क्यों किया होगा, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, कौन जाने इस हीरे का रहस्य क्या है। सभी ग्रामीण सोच में डूबे हैं, जबकि महल में रानी और मंत्री चतुर सिंह किसी समाधान की तलाश में हैं। गांव का चौपाल। मुखिया और उसकी पत्नी रुक्मणी बातचीत कर रहे हैं। मुखिया के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। अरे मेरी प्यारी रुक्मणी, भाग्यवान। अरे सुना तुमने, आदित्य को पकड़ लिया गया। साला, अब उसका घमंड चूर चूर हो गया। बड़ी हेकड़ी दिखाता था ना गांव में। हाँ, अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हें अब कुछ और करना चाहिए ताकि लोग समझे कि तुम सही थे। हाँ, अरे रुक्मणी, बिल्कुल। मैं महल जाकर मंत्री और रानी से सारी सच्चाई बताऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि मैंने आदित्य को रोका था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अब सब मेरे पक्ष में हो जाएंगे। मुखिया तुरंत महल जाने की तैयारी करता है। रुक्मणी उसे विदा करती है। महल का दरबार। मंत्री चतुर सिंह, रानी चंद्रलेखा और राजगुरु वहां मौजूद हैं। मुखिया दरबार में प्रवेश करता है। प्रणाम प्रणाम, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। मंत्री जी और राजगुरु, आप सबको भी मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कहो मुखिया, यहाँ क्यों आए हो? महाराज को ये सच्चाई बताने आया हूँ कि आदित्य ने मेरी बात नहीं मानी। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मायावी शेर की मदद मत करो, लेकिन वो तो माना ही नहीं। रानी और मंत्री मुखिया की बात ध्यान से सुनते हैं। मुखिया अपनी चालाकी छुपाते हुए खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। अगर मैं सही बताऊं, अगर आदित्य उस शेर की मदद ना करता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। वो जो आदित्य ने उस दिन किया, उसका नतीजा है ये आज महाराज का गायब होना। सीधी बात है। इसी दौरान राजगुरु, जो अब तक चुप थे, मुखिया की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोलते हैं। मुखिया जी, अब तुम यहां से जा सकते हो। हमने तुम्हारी बात सुन ली है, जाओ। मुखिया थोड़ा चौंकता है, लेकिन राजगुरु के आदेश का पालन करते हुए वहां से चला जाता है। राजगुरु मंत्री चतुर सिंह और रानी चंद्रलेखा की ओर मुड़ते हैं। राजगुरु जी, आप आदित्य को निर्दोष क्यों मानते हैं? मंत्री जी, क्या तुमने मुखिया की बात नहीं सुनी? ये सब मायावी शेर से शुरू हुआ था। अब इस मामले में आदित्य का दोष नहीं है। लेकिन आदित्य ने ही वो शापित हीरा हमें दिया। महारानी, मुझे लगता है कि आदित्य खुद किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। अगर वो सचमुच निर्दोष है तो हमें उसे रिहा कर सच्चाई जानने का मौका देना चाहिए। मंत्री चतुर सिंह थोड़ी देर सोचते हैं और फिर आदित्य को रिहा करने का आदेश देते हैं। आदित्य को कारागार से रिहा कर दरबार में लाया जाता है। वो थका और डरा हुआ नजर आता है।
राजगुरु उसके पास आते हैं। राजगुरु जी, मैं निर्दोष हूं। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है आदित्य, तुम्हारे साथ छल हुआ है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। हाँ हाँ, कहिए ना, क्या राजगुरु जी? जब तुमने वो हीरा हमें दिया तो राजा विक्रम और रानी चंद्रलेखा डर क्यों गए थे? आदित्य चुप रहता है। राजगुरु सबकी ओर मुड़ते हैं और एक पुरानी घटना सुनाने लगते हैं। आदित्य, ये हीरा शापित है। वर्षों पहले महाराज का मंत्री कोई और था। वो एक तांत्रिक था जो काली शक्तियों की तंत्र विद्या करता था। रानी चंद्रलेखा ने उसे महल के एक कक्ष में ये करते हुए देख लिया था। सभी चौंक जाते हैं। जब महाराज ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसके पास ये हीरा था। वो तांत्रिक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब मंत्री चतुर सिंह, जो उस समय महल के नौकर थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। महाराज ने उस तांत्रिक को मृत्यु दंड दिया, लेकिन मृत्यु से पहले उसकी अंतिम इच्छा भी पूछी। तो उसने कहा कि वो एक बार अपने हाथों से इस हीरे को छूना चाहता है। सभी दरबार के लोग ध्यान से सुनते हैं। जैसे ही उसने हीरे को छुआ, वो हीरा रंग बिरंगी चमक से भर गया और तांत्रिक वो उसी पल गायब हो गया। उसके बाद राजा विक्रम ने एक साधु महाराज को महल में बुलवाया। साधु महाराज ने राजा विक्रम को बताया कि वो तांत्रिक एक बहुत ही खतरनाक विद्या महल के अंदर कर रहा था। अगर उसका भेद ना खुलता तो वो आपकी बलि लेकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। साधु महाराज ने राजा विक्रम से यह भी कहा कि वो तांत्रिक चुपचाप नहीं बैठेगा। साधु महाराज ने महल की सीमा पर एक अभिमंत्रित डेरा बना दिया और राजा विक्रम से कहा कि कोई भी बुरी शक्ति अब इस महल में प्रवेश नहीं कर सकती। तो राजगुरु जी, अगर महल की सीमा पर अभिमंत्रित डेरा है, तो वो हीरा यहां तक कैसे पहुंचा? हाँ, बस यही प्रश्न मेरी समझ से परे है। लेकिन एक बात स्पष्ट है आदित्य, ये सब किसी तांत्रिक की चाल है। राजगुरु कुछ पल सोचते हैं और फिर आदित्य की ओर देखते हैं। तुम्हें जंगल में साधु महाराज से मिलना होगा। वही तुम्हें इस रहस्य का उत्तर देंगे और राजा विक्रम को बचाने का उपाय बताएंगे। आदित्य राजगुरु की बात सुनते ही महल से निकलता है। उसके दिल में राजा विक्रम को बचाने का दृढ़ संकल्प है। घना जंगल, साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। आदित्य उनके पास पहुंचता है और सारी घटना सुनाता है। धैर्य रखो वत्स, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। साधु कुछ क्षण ध्यान में रहते हैं और फिर रहस्यमय स्वर में बोलते हैं। वो मायावी शेर जिसे तुमने घायल अवस्था में पाया था, और वो सुंदर स्त्री जिसने तुम्हें ये हीरा दिया, वो दोनों तांत्रिक थे। क्या? अब ये कैसे हो सकता है? वो तांत्रिक रूप बदलने में माहिर है। जब मैंने महल की सीमा पर अभिमंत्रित सुरक्षा कवच बनाया, तो उसने समझ लिया कि वो अपनी बुरी शक्तियों से राजा विक्रम तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए उसने तुम्हें अपने निशाने पर लिया। आदित्य की आंखों में प्रश्न साफ झलकते हैं। उसने लेकिन मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो। तुम्हारा मन साफ और निश्चल है। तांत्रिक जानता था कि केवल एक सच्चा व्यक्ति ही उस शापित हीरे को महल के अंदर ले जा सकता है।
साधु अपनी झोली से अभिमंत्रित सिंदूर निकालते हैं और आदित्य को देते हैं। ये तांत्रिक अभी गुफा में है और राजा विक्रम की बलि लेने की तैयारी कर रहा है। इस अभिमंत्रित सिंदूर को उसके ऊपर फेंकना, उससे कोई बात मत करना, नहीं तो वो तुम्हें सम्मोहित कर लेगा। उसकी आंखों में भी मत देखना। आदित्य सिंदूर लेता है। साधु उसकी आंखें बंद करने को कहते हैं। तुम्हें शक्ति मिले वत्स, सत्य की हमेशा विजय हो। जाओ, विजयी भव। आदित्य साधु की बात मानकर आंखें बंद करता है। जब वो आंखें खोलता है तो खुद को गुफा में पाता है। गुफा का मरणांतक दृश्य। तांत्रिक ध्यान में बैठा है। उसके पास राजा विक्रम बेहोश पड़े हैं। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तांत्रिक आदित्य को देखकर क्रोधित हो जाता है। उसकी आंखों में छल और क्रूरता झलकती है। तुमने मेरी योजना में बाधा डालने की हिम्मत कैसे की? आदित्य कुछ नहीं बोलता। वो तांत्रिक की ओर धीरे धीरे बढ़ता है और अभिमंत्रित सिंदूर उसके ऊपर फेंक देता है। सिंदूर तांत्रिक के शरीर पर पड़ते ही उसकी चीखें गूंज उठती है। वो जलकर राख हो जाता है। राजा विक्रम होश में आते हैं और चारों ओर देखते हैं। ये क्या हुआ आदित्य? महाराज, सत्य की विजय हुई। चलिए महल लौटते हैं। सभी दरबारी और गांव वाले एकत्र हैं। आदित्य राजा विक्रम को लेकर लौटता है। आदित्य, 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 तुमने साबित कर दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तुमने ना केवल मेरी बल्कि पूरे राज्य की रक्षा की है। आदित्य, तुम सच्चे नायक हो। राजा विक्रम आदित्य को बहुमूल्य इनाम देते हैं। आदित्य खुशी खुशी अपने गांव लौटता है। मुखिया आदित्य के पास आता है। उसके चेहरे पर पश्चाताप झलकता है। आदित्य, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। भाई मेरे दोस्त, कृपया करके मुझे माफ कर दो। मुखिया जी, सत्य की जीत यही सिखाती है कि हर गलती का प्रायश्चित संभव है। ऐसी बातें मत करिए। मैंने आपके बारे में गलत नहीं सोचा। मुखिया आदित्य से माफी मांगता है। गांव वालों की नजर में आदित्य का सम्मान और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।